वंदे मातरम बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 का चैप्टर 8 कोशिका संरचना और उसके प्रकार पढ़ेंगे। आज आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव हैं अथवा निर्जीव। यानी आपने पिछले अध्याय में सीखा है कि हमारे आसपास की वस्तुएं वो लिविंग और नॉन लिविंग में पाई जाती है, यानी सजीव और निर्जीव के रूप में। साथ ही आपको ये भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं, यानी जो सजीव है कुछ ना कुछ वो कार्य को करते ही हैं। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? अब जैसे सजीव की बात करें तो सजीव जो है वे सांस लेते हैं। सजीव अपने दैनिक जीवन में खाते हैं, पीते हैं, उठते बैठते हैं, चलते हैं या कुछ ऐसा कार्य करते हैं दैनिक जीवन में। ठीक है, तो इन विभिन्न अंगों के समूह यानी विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। यानी जैसे कि खाना बनाना, कपड़ा धोना, बर्तन साफ करना, है ना, पानी पीना, खेतों में काम करना, ऑफिस में जाना, ये इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सजीवों के कार्य हैं। तो विभिन्न अंगों के यानी हमारा जैसे हाथ देखिए, फिर हमारा पैर, हाथ, आँख, नाक, कान, ये सभी अंग हैं और इनके अलग अलग काम है। जैसे हाथ पकड़ने का काम करता है, कान सुनने का काम करता है, ठीक है। और जो है तो हाथ जो है हमारा पकड़ने का, छूने का, कान सुनने का, आँख देखने का, है ना, पैर चलने का काम करता है। तो विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए। इस अध्याय में आप अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के बारे में पढ़ेंगे। तो अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई को हम कोशिका कहते हैं। यानी कोशिका क्या है? कोशिका है अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई, कोशिका कहते हैं। कोशिका की तुलना अगर हम करें तो ईंटों से कर सकते हैं। जिस तरह से ईंट होती है, जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन बनाते हैं, यानी घर बनाते हैं, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जब जुड़ती हैं तो वे सजीव के शरीर का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो कोशिका की खोज किसने की? तो सबसे पहले कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की। और किस सन में की? 1665 में कॉर्क के स्लाइड का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से उन्होंने ऐसा किया। कॉर्क का पेड़ की छाल का एक भाग है, उसे कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। और इस कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुक्त और विभाजित बक्से देखे जा सकते हैं। अब इस पे देखेंगे तो मधुमक्खी के छत्ते के समान ये रचना दिखाई देगी। ये देखिए ध्यान से, तो ये आपको मधुमक्खी के छत्ते की जैसी रचना दिखाई देती है। अभी आप देखेंगे इसमें कि अब रॉबर्ट हुक ने ये भी देखा कि कोष्ठ अथवा बॉक्स एक दूसरे से दीवार जैसी जो है रचना बनाते हैं। ठीक है, कैसी रचना? दीवार जैसी रचना बनाते हैं। हुक के द्वारा देखी गई जो रचनाएं थी, यानी बॉक्स के द्वारा दूसरे से देखी जो रचनाएं हैं उनकी पट्टी के द्वारा जैसी लगी। और हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। और हुक द्वारा देखी गई जो रचनाएं थी वो मृत कोशिकाएं थी। सजीवों की जीवित कोशिकाओं की संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही इसे देखा गया। यानी कह सकते हैं कि सजीवों की जीवित कोशिकाओं को जब सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई उसके बाद देखा गया। रॉबर्ट हुक के प्रेक्षण के लगभग 150 वर्षों के बाद भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आज भी हमें कोशिका की संरचना और कार्य के विषय में बहुत अधिक जानकारी है। ये जो है अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी और अन्य तकनीकी द्वारा संभव हो सका है। कोशिका भवन के लिए ईंट और सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक हैं। मतलब जैसे भवन बनाना है तो उसके लिए ईंट की ज़रूरत होती है, उसी तरह से सजीवों की जो है उसके लिए कोशिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, लेकिन उनकी आकृति, डिजाइन और उनकी जो साइज है वो अलग अलग होती है। इसी प्रकार सजीव जगत के लिए
एक दूसरे से अलग होते हैं, यानी भिन्न भिन्न होने के बावजूद कोशिकाओं के बने होते हैं। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीव कोशिका की संरचना बहुत अधिक जटिल होती है। आपने मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे सकता है। क्या ये एकल कोशिका है अथवा कोशिकाओं का समूह? आप यहाँ देख सकते हैं कि जो है यहाँ ईंट की दीवार और प्याज की कोशिका, ठीक है। मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है और आकार में बड़ा होने के कारण इसे हम अपनी नग्न आंखों से, खुली आंखों से देख सकते हैं, नेकाइट से। और अब हम पढ़ेंगे 8.3 सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति और साइज में विभिन्नता। वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का परीक्षण और अध्ययन करते हैं? वो सूक्ष्मदर्शी का, यानी जो वैज्ञानिक हैं वो कैसे सजीव कोशिकाओं का परीक्षण करते हैं और देखते हैं कि वो कैसी है। तो वो लोग सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं और उसी की सहायता से वस्तुओं के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन करते हैं। कोशिका की संरचनात्मक, तो कोशिकाओं की संख्या का अध्ययन करने के लिए, कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। तो हमारी धरती पर, यानी जो हमारी पृथ्वी है, उस पर लाखों जीव हैं। ये वो आकृति और साइज में अलग अलग है, यानी भिन्न भिन्न है। उनके अंगों की आकृति, साइज और उनकी कोशिकाओं की संख्या भी भिन्न है। आइए हम इनमें से कुछ का अध्ययन करें। तो आप देखेंगे कि कोशिकाओं की संख्या, क्या आप किसी लंबे वृक्ष या हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर पर पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? आप देखेंगे कि ये संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। जो हमारे मनुष्य है उसके शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आकृति और साइज में भिन्न होती हैं। कोशिकाओं के विभिन्न समूहों के अनेक प्रकार के कार्य होते हैं। यहाँ पर एक आंकड़ा दिया गया है कि 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। यानी 1 अरब में 100 करोड़ कोशिका पाई जाती है और 1 करोड़ में 100 लाख कोशिका पाई जाती। तो वो जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसे बहुकोशिकीय, यानी मल्टी सेलुलर कहते हैं। जहाँ पर मल्टी का मतलब है अनेक, सेलुलर का मतलब है कोशिका, यानी बहुकोशिकीय कहलाते हैं। बहुकोशिकीय किसे कहते हैं? वो जीव जिनका शरीर, तो आपने सीखा कि बहुकोशिका किसे कहते हैं? वो जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। जो छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या इनके क्रियाकलापों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडे के रूप में होते हैं। निषेचित अंडा का गुणन करता है और वृद्धि और परिवर्धन के साथ साथ, तो एक कोशिका से ही होता है जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि और परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ाता है। चित्र 8.3 ए और बी देखिए यहाँ पर। इसमें ये जो है ये अमीबा है और ये पैरामीशियम है, ठीक है। दोनों जीव एकल कोशिका के बने हैं। एक कोशिका वाले जीवों को एक कोशिकीय कहते हैं, ठीक है।